हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक इंप्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर पाएं। और ये तभी पॉसिबल है जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हो आपके क्वेश्चन के बारे में पता चलता है, मतलब दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे है। जब आप प्रैक्टिस करोगे डेली बाय डेली ना, तभी पता चल पाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन देखने से आएगा। आप क्या करिए, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर वीडियो देखिए, या फिर एक बार पूरी तरह से ही वीडियो देख लीजिए, फिर मैं जो पीडीएफ देता हूँ आपको। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ नहीं मिल रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल HMWB बैंकिंग एग्जाम को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिलती रहेगी। तो उसको सॉल्व करके उसके बाद फिर देखिए कि कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है। ठीक है, उसके बाद वीडियो पे आइए, जैसा भी आता है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ शॉर्ट मेथड करना है। ठीक है, आप पहले बेसिक से करना सीखिए। आप, मैं यही कहूँगा कि महीने 2 महीने, कम से कम 3 महीने आप बेसिक से करो, साथ के साथ शॉर्ट करो। ठीक है, बेसिक करो, शॉर्ट के साथ साथ शॉर्ट भी करो। ठीक है, आपको बेसिक क्लियर होना चाहिए और उसके बाद साथ के साथ आपको शॉर्ट मेथड भी आना चाहिए। बेसिक आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है और शॉर्ट मेथड आपके एग्जाम को क्लियर करता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इम्प्रूव करते रहें। ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने कमेंट भी किया है, अच्छा कमेंट किया है। तो आप, मेरे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है वो, लेकिन हाँ आप कमेंट करते रहा करिए। जो भी आपके दिल में है कि हाँ मैं सही पढ़ा रहा हूँ तो सही कमेंट कीजिए। अगर कहीं कोई दिक्कत है तो वो भी बताइए, मैं उसमें भी आप इम्प्रूवमेंट करूँगा। ठीक है, लेकिन कमेंट करते रहा करिए। चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूं इसे करना कैसे। ठीक है, मैं यही कहूंगा कि जो नए लोग हैं, जो पुराने हैं वो तो जानते हैं, जो नए हैं वो क्या करें, क्वेश्चन को कम से कम 2 या 3 बार पढ़ने की कोशिश करें। हर क्वेश्चन को, आता है तब भी, नहीं आता है तब भी, क्योंकि क्वेश्चन जो पढ़ते हो आप ना, तो आपको पता चलता है कि इसमें दिया क्या है, पूछ क्या रहा है। और जब आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि करना कैसे, शॉर्ट मेथड से करना है या लॉन्ग प्रोसेस यूज करनी है। ठीक है, तो वो चीज़ें आप धीरे धीरे ही सीख पाओगे। इसलिए तो मैंने नाम ही रखा है इसका सिलेक्शन का होम्योपैथ। ठीक है, क्योंकि होम्योपैथ की दवा एक दिन में काम नहीं करती, धीरे धीरे काम करती है। ठीक है, तो चलिए, आपने ट्राई किया, जिसने भी नहीं किया कोई बात नहीं, पढ़ तो लिया है ना। पढ़ना जरूर है भाई, कम से कम 2-3 बार पढ़िए जरूर। और पूरा क्लास होने के बाद आप इसकी पीडीएफ लेके, ठीक है, मान लीजिए तुरंत के तुरंत मैं पीडीएफ नहीं डालता हूँ, एक आध शाम उम को डालता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, आप अगले दिन कर लीजिए, क्योंकि आज तो पढ़ ही चुके हैं। अगले दिन का अगले दिन पीडीएफ किया करिए, ऐसे ऐसे किया करिए। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। ठीक, तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो क्वेश्चन में कह रहा है दो नल हैं पी और क्यू किसी कंटेनर को जो है 15 घंटे और 22 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट नल है आर पूरे कंटेनर को 27.5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि नल क्यू से शुरू किया जाए और पी क्यू आर को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाए तो कंटेनर को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा है। ठीक है, अगर एक एक घंटे के लिए तीनों चालू किया जाए तो कितना टाइम लगेगा पूरे कंटेनर को भरने में। तो एक बात बताइए, तो पी कितने घंटे में भर रहा है, 15 घंटे में पूरी टंकी को भर सकता है। और क्यू कितने देर में भर सकता है, 22 घंटे में। और आर क्या कर रहा है, ये दोनों तो भर रहे हैं, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे प्लस का निशान, भाई नहीं लिया है तब भी तो प्लस ही है। ठीक, और यहाँ पे क्या है, 27.5 घंटे में खाली कर रहा है, 27.5 घंटे में खाली कर रहा है, मतलब माइनस, अगर ये भर रहे हैं प्लस लिया है तो ये इसका माइनस लेते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 55/2 लिख सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। ये हमारा क्या था, टाइम, और हमने ये बताया है कि टाइम
यहाँ पे हम कौन सा टाइम लेते हैं जिसमें पूरा काम हो, अकेले पूरा काम हो। जैसे ये कह रहा ना 15 घंटे में पूरी कंटेनर भर जा रही है, अगर यहीं पे वो बोलता है कि 15 घंटे में 60% भर रही है, तो हम ये लेते हैं कि 100% कितने घंटे में भरेगी, वही टाइम हम यहाँ पे लेते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आधा भरा हो या फिर तिहाई भरा हो वो टाइम लेते हैं, जितनी देर में वो पूरा भरा होगा वो वाला टाइम हम यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा कि कौन सा टाइम लेते हैं हम यहाँ पे। और अब क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम हम क्या लेते हैं, टोटल वर्क के लिए। अब आप सोच रहे होगे कि इनका एलसीएम ही टोटल वर्क क्यों लेते हैं। हम यहाँ पे टोटल वर्क एग्जैक्ट हमारी नहीं होती है, वो हम मानते हैं कि यहाँ पे हम जो टोटल वर्क मान लेते हैं वो एग्जैक्ट नहीं होती। हम मानते हैं कि हम एलसीएम इसलिए लेते हैं इनका, ताकि जो है अगर मैं टाइम से डिवाइड करूँ, आपको फॉर्मूला तो पता ही होगा, टोटल वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी मल्टीप्लाई बाई टाइम। अगर टाइम में एफिशिएंसी से गुणा करेंगे तो टोटल वर्क आएगा। ठीक है, तो हम जब टोटल वर्क कुछ ऐसा अपने से मान लिया, अगर मान लीजिए टाइम से डिवाइड किया, तो जो इफिशियंसी हमारी आएगी वो क्या आएगी, हो सकता है दशमलव में आए, और दशमलव में आएगी तो सॉल्व करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, आपको भी पता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है कि एग्जैक्ट डिवाइड हो जाता है, और जो भी हमारा इफिशियंसी आती है वो क्या होता है, वो दशमलव में नहीं आता, इक्वलेंट वैल्यू आती है। इसीलिए हम यहाँ पे टोटल वर्क क्या करते हैं, जो मानते हैं उनका एलसीएम लेते हैं। इतना बात समझ में आई। चलिए, तो अब क्या है पे 15, 22, और अब यहाँ पे सोच रहे होंगे कि 55/2 का हम एलसीएम क्या लें। तो आपको क्या करना है कि 15, 22 और ये 55 जो ऊपर होता है अंश में, ठीक है, उसका हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो 15, 22 और 55 का एलसीएम क्या होगा भाई, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, 11। तो एक 11, एक 2, एक 5 और एक 3, इतना चीज कॉमन है इसमें। ठीक है, या फिर ये ऐसा करते जाइए, 55 जो सबसे बड़ा हो उसका डबल कर, एक बार लीजिए, 2 बार लीजिए, फिर देखते जाइए कि वो 15 से या 22 से कट रहा है कि नहीं। ठीक, तो ये कितनी बार, 6 बार जाएगा, मतलब 55 छक्के 330, 330। अब ये माइनस चिन्ह मत लेना है, बट यहाँ पे जो लेना है वो पॉजिटिव लेना है, चाहे जहाँ पे यहाँ पे सारा माइनस हो चाहे प्लस। यहाँ पे हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। अब क्या है, 330 इनका एलसीएम मिल गया, ये हमने टोटल वर्क मान लिया। ठीक है, तो अब इफिशियंसी क्या आएगी हमारी, इफिशियंसी क्या आएगी हमारी, अब इफिशियंसी निकाल लेते हैं। तो कितना होगा, 15 दुना 30, 15 दुना 30, 22 आ गई। इसकी कितनी होगी, 15 होगी, 15 दुना 30, 15 दुना 30। इसका कितना होगा, अब ये बताइए कि अगर 330 में 55/2 से भाग देना है, अब भाग जो देना है वो 55/2 से, तो 2 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और 55 से जब 330 में भाग दिया तो कितना आएगा, 6, 6 गुणित 2 मतलब 12। एक बात याद रखनी है कि इफिशियंसी जो लेनी है वो प्लस और माइनस लेनी है। तो यहाँ पे क्या है कि सब पॉजिटिव था तो पॉजिटिव आया हमारा, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, निगेटिव है तो निगेटिव है। इतना समझ में आ गया। अब आ जाते हैं आगे, कह रहा ना क्यू से शुरू करके पी क्यू आर को बारी बारी एक एक घंटे के लिए चलाया जाए। तो क्यू को शुरू किया, तो क्यू के बाद कौन आएगा, आर आएगा, आर के बाद फिर कौन आएगा, पी आएगा, फिर कौन आएगा, क्यू आएगा, तीन ही लोग तो हैं, फिर आर आएगा, फिर पी आएगा, और तब तक ये चलता रहेगा जब तक टंकी भर नहीं जाती, टैंक हमारी भर नहीं जाती। तो क्यू की इफिशियंसी कितनी है ये बात बताइए, क्यू की इफिशियंसी कितनी है, 22 है प्लस का। आर की इफिशियंसी कितनी है, सॉरी क्यू की 15 है ना, सॉरी सॉरी, ठीक है, क्यू की इफिशियंसी कितनी है, 15 है प्लस का। इसकी इफिशियंसी कितनी है, -12 है, और पी की कितनी है, 22 है। फिर किसका आ गया, फिर किसका आ गया, फिर आ गया क्यू का प्लस -12 फिर 22। तो ऐसे ही चलता रहेगा जब तक ये भर नहीं जाता। ठीक, तो एक बात बताइए, क्यू से शुरू किया गया एक एक घंटे के लिए, मतलब देखा जाए तो ये 3 भरा, पी क्यू भरा, आर भरा, पी भरा, उसके बाद फिर वापस वही रिपीट हो रहा है। तो देखा जाए तो ये 3 घंटे हो रहे हैं। 3 घंटे में कितना भरा जा रहा है, 15 और 12 भर रहा है और 12 खाली कर रहा है। तो यहाँ क्या होगा, 22 में से 12 घटा दिया 10, मतलब टोटल क्या हो रहा है, 3 घंटे में 25 हमारा भरा जा रहा है। 3 घंटे में हमारा 25 भरा जा रहा है। तो एक बात बताइए, यहाँ पे ऊपर लिख लेते हैं, तो 3 घंटे में कितना कार्य हो रहा है, 3 घंटे में कितना कार्य हो रहा है भाई। इफिशियंसी क्या होती है, पर घंटे, पर मिनट, पर सेकंड में किया गया कार्य तो होता है। तो यहाँ पे कितने घंटे की बात हो रही है,
तो 3 घंटे में कितना कार्य हो रहा है? 25 कार्य हो रहा है। तो हमें कार्य कितना करना है भाई? टोटल वर्क कितना है हमारा? 330 करना है। तो हम क्या करते हैं, इसके आसपास ले जाते हैं, जो इससे कम हो उसमें डिवाइड करते हैं। तो ये कितना होगा? 25 धामा 250, और फिर क्या करते हैं, 25 ने 75 जोड़ देते, 325 तक जा सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 10 3 13, 13 से अगर हम गुणा कर दें तो ये क्या आ जाएगा हमारा? 225 वर्क हो जाएगा हमारा। ठीक, कितना हो जाएगा? 225। यहाँ कितना टाइम हो जाएगा? 39 घंटे। इतना समझ में आया? 39 घंटे में कितना कार्य? इतना। अब हमें 5 कार्य और करना है। ठीक है, मैं गायब हो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, अब 5 कार्य और करना है हमें। अब टाइम कितना चाहिए? अब एक बात बताइए, एक मैं आपसे पूछता हूँ कि अब बारी किसकी है? भाई इन्होंने 3 कंप्लीट कर लिया, तो अब बारी किसकी थी? क्यू की है ना। क्यू, अगर एक बात बताइए कि क्यू हमारा 1 घंटे में कितना कार्य कर रहा है? 15 कार्य कर रहा है। इफिशियंसी मतलब क्या? पर घंटे में किया गया कार्य ही तो होता है। 1 घंटे में और अगर 15 कार्य कर रहा है, तो 15 कार्य कितने घंटे में कर रहा है? 1 घंटे में कार्य कर रहा है। ठीक, तो एक बात बताइए कि 5 कार्य कितना करेगा? 5 ही कार्य तो करना है, तो 5 कार्य कितनी देर में करेगा? अब एक कार्य निकालेंगे तो 1/15 करेंगे, और 5 कार्य चाहिए तो फिर 5 का गुणा करेंगे, यही तो करते हैं। तो ये कितना होगा? 1/3 घंटा में करेगा। तो अब कितना टाइम लगेगा 5 कार्य करने में? 1/3 घंटा। तो ये हमारा कितना आ गया? 39 सही 1/3 घंटा लगेगा। 30 कार्य पूरा हो गया, 330, यही तो हमें करना था। तो टाइम कितना लगा हमें? 39 सही 1/3 घंटा लगा। ठीक, तो कहने का अर्थ है क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। जरूरी नहीं है कि टाइम लग रहा है। ठीक, ये तो टाइम मुझे लग रहा है बताने में, ताकि आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, मैं गायब हो जाता हूँ, अगले क्वेश्चन में आता हूँ, नहीं तो फिर। ठीक है, तो क्या है कि क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए। कहने का अर्थ ये है, आपको टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। इतनी जितनी कहानी मैंने लिखी, इतनी कहानी लिखनी भी नहीं है आई आपको। आपको वो लिखना है जो आप याद नहीं रख सकते, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि समझ में आना चाहिए। अगर चीज़ें समझ में आ गई ना, तो शॉर्ट मेथड तो आप अपने से बनाओगे, और कम से कम खुद भी खुद कर लोगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कम करोगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। मैं आ जाता हूँ सामने। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि क्वेश्चन आप पढ़िए और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये मत देखिए कि कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, टाइम पे अभी आप फोकस मत करिए, क्योंकि जो चीज़ें समझ में आ जाती हैं ना, तो उसको फिर आप अपने हिसाब से शॉर्ट बना ही लेते हो। ठीक है, बाकी चीज़ें तो मैं शॉर्ट मेथड तो बता ही रहा हूँ ना, वो भी ट्राई करते रहिए भी। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है समझ में आना। अगर समझ में नहीं आया तो मैं कितना भी शॉर्ट मेथड बता दूं, मैं झटके में काफ़ी पॉइंट उसमें गैप करके गायब कर दूं, जो मैं खुद कैलकुलेशन माइंड में कर सकता हूँ। वो चीज़ें सही नहीं है। अगर आप मेरे क्लास में उपस्थित हो और पढ़ रहे हो, तो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, एक भी पॉइंट छूटना चाहिए। और मेरी कोशिश भी वही रहती है कि आपको एक भी पॉइंट ऐसा ना हो जो ना समझ में आए। ठीक है, तो चलिए करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो चलिए, आपने कर लिया, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे कैसे करना। ठीक है, ऐसा नहीं है, बातें करते रहा करिए, करते रहा करिए सॉल्व भी साथ के साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो है 9,000 रुपए की राशि जो है 3 दोस्तों प्रणय, रजनीश और निशांत में इस प्रकार बांटी जानी है कि रजनीश और निशांत को मिलाकर प्रणय और रजनीश को मिलने वाली राशि का आधा हिस्सा मिले, और रजनीश को निशांत से 3 गुनी राशि मिले। तो प्रणय और रजनीश को मिलने वाली राशि के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे हमें रेशियो मेथड यूज हो रहा है।
जाहिर सी बात है कि रेशियो मेथड यूजर, तो जो जो कह रहा है वो आप कर दो। तो हमने क्या मान लिया, रजनीश को आर मान लिया और कह रहा है कौन है, निशांत को जोड़ दिया। बोला ना कि इस प्रकार मिलनी चाहिए कि रजनीश और निशांत को मिलाकर ठीक है। प्रणय और रजनीश को मिलने वाली राशि का आधा है, प्रणय और रजनीश से मिलने वाली राशि का आधा है। तो ये रेशियो की बात कर रहा है। अगर मान लीजिए कि इसको अगर 2 गुना मैं दे दूं, 2 दे दूं, तो इसकी क्या मिलना चाहिए, बोल रहा है आधा मिलना चाहिए, तो 1 मिलेगा। अगर इसको 2 मिल रहा है तो इसको आधा मिलना चाहिए 1। अगर मैं इसको 4 दे देता मान लीजिए अपने से, तो इसको कितना देता, 1 देता। अगर आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, बचपन वाला मेथड, यही तो करते हैं कि कह रहा है ना प्रणय और रजनीश को मिलने वाली राशि का आधा है, तो प्रणय और रजनीश को कितना मिल रहा है, POR, तो इसका आधा कितना होगा, यही तो होगा, यही तो करेंगे हम। तो यही बात हुई यहाँ पे भी। अगर अब यहाँ पे रेशियो निकाल लो तो R प्लस N और P प्लस R बराबर कितना होगा, ये इधर आ जाएगा, ये 1/2 होगा। तो यहाँ पे भी देख लीजिए वही है, नहीं रेशियो हमारा। तो धीरे धीरे चीजें आप सीखोगे, ऐसा नहीं है कि आपने तुरंत तुरंत सीख लेना है, धीरे धीरे चीजें आप सीखोगे और ये डरने की बात नहीं है। ठीक, इतना समझ में आया। आगे कह रहा है कि प्रणय और रजनीश को आधा, इतना तो पढ़ लिया हमने। कह रजनीश को निशांत से 3 गुना राशि मिले, रजनीश को निशांत से, मतलब अनुपात यहाँ भी बात हो रही है। कह रहा है इसको किसको 3 गुना मिले, निशांत से इसको 3 गुना मिले। अगर निशांत को हम मान लें कि 1 है तो इसको कितना मिलना चाहिए, 3 गुना, तो इसको 3 गुना। और यहाँ पे भी ये कहानी जो मैंने लिखी ये वाली भी आप यहाँ से भी कर सकते थे। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो करिए, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो वो वाला करके फिर यहाँ पे आइए। अब देखिए, अब आ जाते हैं यहाँ पे रजनीश और निशांत का अगर जोड़े हम टोटल, तो आप बताओ कितनी है, 3 1 4 यूनिट मिल रही है। टोटल कितना मिल रहा है, 4। लेकिन यहाँ पे कितना है, रजनीश प्लस निशांत, जोड़े तो 1 ही मिल रहा है। भाई बराबर होना चाहिए ना, ऐसा तो है नहीं कि अलग अलग हो। रजनीश निशांत की बात यहाँ भी हो रही है, रजनीश निशांत की बात यहाँ रही है, तो बराबर होना चाहिए। अगर टोटल यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी टोटल 4 होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देते हैं बराबर करने के लिए। तो अगर यहाँ पे 4 का गुणा कर दिया तो यहाँ पे भी तो हमें करना पड़ेगा, रेशियो का रूल है कि दोनों तरफ हमें करना पड़ेगा जो भी करेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमारा 4 आ गया, यहाँ पे हमारा 8 आ गया। ठीक, अब देख लीजिए, रजनीश को R को 3 मिला, निशांत को 1, तो 3 1 4, यहाँ भी 4। अब आप बताइए कि यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, रजनीश को इतना इतना, तो R को अगर रजनीश को 3 मिला है और P को कितना मिलना चाहिए, फिर यहाँ पे में P को कितना मिलना चाहिए, 5 मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों को मिला के 8 हो रहा है ना। तो देख लीजिए 8 हो रहा है, 5 में से 3 गए, 8 में से 3 गया, तो किसको, प्रवीण को कितना मिला, प्रणय को 5 मिलना चाहिए। तीनों का रेशियो में पता चल गया। अब जब तीनों का रेशियो में पता चल गया कि प्रणय को 5 या रजनीश को 3 और निशांत को 1, तो आप बांट नहीं सकते हो 9,000 रुपए को। तो टोटल तीनों को कितना मिला, 5 3 8 1 9, 9 यूनिट बराबर कितना, 9,000। यही तो बोला है कि तीनों को मिला के कितना है, 9,000। यहाँ पे हमने कहा कि इसको, अगर आपको दिक्कत है तो आप मान सकते हो, इसको 5x मान लो, इसको 3x रुपए मान लो, इसको 1x रुपए मान लो, तो टोटल कितना 9x हुआ। तो यहाँ यूनिट की जगह 9x लिख लो, तो 1x बराबर कितना आ जाएगा, 1,000। इतना आया। कह रहा है प्रणय और रजनीश को मिलने वाली राशि के बीच अंतर, प्रणय ये हो गया, रजनीश ये हो गया, प्रणय है ये हो गया, रजनीश ये हो गया, तो इनके बीच का अंतर कितना होगा, 2x होगा। x का मान हमें पता है, तो 2 गुणित 1000 बराबर कितना, 2000 हुआ। तो कौन सा, ये 2। ठीक है, समझ में आया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, टाइम मैंने बहुत ले रहा हूँ आपको समझाने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 10-5 मिनट इधर उधर भी होता है 1 घंटे से, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़िए। मैं यही कहूँगा कि समझ में आनी चाहिए चीज़ें बस। जिस दिन आपको समझ में आ गई ना, उस दिन फिर शॉर्ट मेथड, यही 10 क्वेश्चन आप कितने मिनट में बनाओगे ये आप खुद भी जानते हो। ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आपको, मैं क्या है कहा है कि कभी कभी मैं शॉर्ट लेके आता हूँ सिंपल क्वेश्चन, कभी कभी हार्ड। तो अगर आप जो है सिंपल क्वेश्चन कर रहे हो, अगर आपको लगता है पढ़ने के बाद कि ये क्वेश्चन आ रहा है, तो मेरा ये सजेशन है कि आप क्या करो कि उसको फिर पेन और पेपर उठाने की ज़रूरत मत समझो। मतलब कहने का अर्थ है
कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन माइंड में करने की कोशिश करो। ये कोशिश करो कि आप सारा का सारा ही माइंड में कर लो। अगर अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि आप तो पेपर देने बैठे नहीं हो, और माइंड में करोगे तो अभी हो सकता है 2 मिनट 3 मिनट लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन धीरे धीरे जब वो चीज़ें आदत में आपके आ जाएंगी ना, तो फिर आप एग्जाम में बैठते ही जैसे क्वेश्चन पढ़ा तो आपके वो आधा कैलकुलेशन माइंड में तुरंत को तुरंत हो जाएगी, क्योंकि आदत में है। जैसे अगर आपसे कोई पूछे कि 3 और 2 कितना होता है, तो आपके माइंड में है तो बोलोगे सर 5। अगर कोई पूछे 5 और 5 कितना है, तो बोलोगे 10, क्योंकि आपको वहां पे जोड़ना नहीं है, क्योंकि वो आपके माइंड में हो चुका है। तो वही चीजें यहाँ भी करनी है, ठीक है। तो चलिए, आपका टाइम समाप्त हुआ। मैं तो बोलता रहूंगा, आपको करना है, ठीक है। चलिए मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। कह रहा है एक दुकानदार ने किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 35% अधिक रखा, और इसके बाद उसने उस पर क्रमशः 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट दी। यदि वस्तु कुछ 4860 रुपए में बिकी तो उस वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि अंकित मूल्य लागत मूल्य से, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिलेगा। 35% का मान आपको पता ही है क्या होता है, 5 सत्ते 35, 5 बेसाम में 100, 7/20 हुआ। अगर हमारी कॉस्ट प्राइस इतनी है, कह रहा है ना लागत मूल्य से, तो से वाला कहाँ आएगा, नीचे। तो इससे कितना है, 35% अधिक है, तो 20 का 35% जो होगा वो 7 होगा। तो अधिक है तो हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो मार्क प्राइस हमारा कितना हुआ है, 27, और कॉस्ट प्राइस हमारा 20 था, हमने माना। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे कह रहा है कि 2 डिस्काउंट दे रहा है। क्या कह रहा है कि 2 डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट किस पे दिया जाता है, मार्क प्राइस पे। और डिस्काउंट देने के बाद दुकानदार क्या करता है, बेचता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे मार्क प्राइस एंड सेलिंग प्राइस का रेशियो है। तो अब डिस्काउंट दे रहा है तो मतलब 20% का मान कितना होता है, 1/5। अगर हमारी कॉस्ट प्राइस 5, मार्क प्राइस 5 होगी, तो 5 का 20, भाई अब देख लो यार कितना होता है, 1/5। अगर मार्क प्राइस हमारा 5 है, तो इसका 20% कितना, 1 की छूट दिया, तो मतलब बेचेगा कितने पे, छूट मतलब क्या, कम लिया ना, तो 4 पे। अब यहीं 10% के छूट दिया, तो 10% का मान कितना होता है, 1/10। अगर हमारा सामान 10 रुपए का था, मार्क प्राइस उसकी, तो 1 की छूट मतलब 9 पे। ये हमारा 100 हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 2 है, 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, तो यहाँ कितना आ गया, 25, 9 दूनी 18। ठीक। तो एक बात बताइए, बात तो एक ही वस्तु की हो रही है, अलग अलग वस्तु नहीं है। तो यहाँ पे मार्क प्राइस 27 है, यहाँ 25, तो गलत नहीं है, गलत है ना। क्योंकि भाई अगर वास्तु एक ही है तो उसके 2 मार्क प्राइस तो होंगे। आप कभी मार्केट गए हो, या फिर सॉरी मार्केट तो गए ही होगे, मॉल में गए होगे, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे प्राइस टैग लगा होता है। तो प्राइस टैग पे क्या 2 MRP लिखी होती है, नहीं एक ही लिखी होती है। तो हमें क्या करना है भाई, एक ही MRP बनानी है। तो क्या करेंगे हम, इनको बराबर करने के लिए अगर इनका एलसीएम लेंगे तब भी तो क्या होगा, 25 और 27 का गुणा ही हुआ, क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है। तो हम क्या करते हैं, 25 का गुणा इधर कर दिया। तो जब 25 का इधर किया तो रेशियो मेथड से यहाँ भी 25 का हमें करना पड़ेगा, और 27 का गुणा यहाँ किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा। तो अब क्या आ जाएगा हमारा, गुणा कर लीजिए। अगर 25 में 27 से गुणा किया तो कितना होगा, 25 दूना 50 मतलब 500, और 25 सत्ते कितना, 175। तो ये कितना हो जाएगा, 675। 25 दूना 50, 500, और यहाँ पे कितना, यही आएगा 675 ही। यहाँ पे कितना आएगा, 25 का 18 में गुणा किया तो 18 दूना 36, 18 पंचे 90, कितना आएगा, 450। इतना आया। अब हमें क्या मिल गया, मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस, तीनों का रेशियो मिल गया 675। एंड कितना है कॉस्ट प्राइस, 500, और ये कितना है, 450। अब घाटे में बेचा फायदे में बेचा वो नहीं हमसे पूछ रहा, कह रहा है यदि वस्तु को 480 रुपए में बिकी तो उस वस्तु का लागत मूल्य कितना है, कितने में, कुछ गड़बड़ हुई क्या, गड़बड़ यहाँ हुई है। ये 27 से गुणा किया तो यहाँ भी 27 से ही करना था, ठीक है, गड़बड़ यहाँ हुई है। तो मिटा देता हूँ मैं पहले इसको, ध्यान नहीं दिया मैंने, 25 ही लिख दिया झटके में, ठीक है। तो कोई बात नहीं, 27 से गुणा किया तो ये कितना आ गया हमारा, जब 27 से गुणा किया तो कितना आएगा, 486। कितना आ गया, 486, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है आपको।
ठीक है। तो भाई थोड़ा सा मैंने गड़बड़ लिख दिया था, तो उस पर माइंड मत करिएगा। तो यहाँ कितना आएगा हमारा 486। ठीक है, तो ये कितना आ गया 486। तो हमारा कह रहा है ना सेलिंग प्राइस कितनी है, हमारा तो सेलिंग प्राइस यूनिट में तो कितना आया 486 आया, लेकिन ये कह रहा है कि 4860 रुपये में बिका है। तो एक बताओ 486 यूनिट बराबर 4860, तो एक यूनिट का मान कितना आ गया हमारा, एक यूनिट का मान 10 आ गया। तो हमसे पूछ क्या रहा है वस्तु का लागत मूल्य कितना है, वह लागत कॉस्ट प्राइस कितनी है 500 यूनिट। तो एक यूनिट का मान 10, तो 500 यूनिट का मान कितना 5000 रुपये। कितनी 5000 रुपये। तो कौन सा सही है हमारा ये सी। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वो देख लीजिएगा, मैंने भाई कैलकुलेशन करने में गड़बड़ कर दी, यहाँ पे 27 करना था, 27 का मैंने के झटके में 25 लिख दिया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे, तो समझ में आ गया क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कीजिए। तो चलिए, आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि नाव जो है पी की धारा के अनुकूल गति जो है नाव क्यू से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है, और कह रहा है धारा की गति 4 किमी प्रति घंटा है। यदि नाव पी की धारा के प्रतिकूल गति 14 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव क्यू ने 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल कितनी दूरी तय की होगी। ठीक है, जो जो कह रहा है वो लिख लीजिए आप। किसकी बात हो रही है, पी और क्यू की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, पी और क्यू की। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, अनुकूल की। यहाँ पे पी और क्यू की जो है वो अनुकूल गति की बात हो रही है, डाउन स्ट्रीम की, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है जो भी गति है, हमने मान लिया कि अगर अनुकूल में होती है तो क्या होती है, बोट की चाल। बोट की चाल किसकी, पी की बोट की चाल, प्लस सी करंट की चाल, यही तो होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बोल रहा है तो क्यू की गति क्या होगी, क्यू प्लस सी, ये होगा हमारा, होगा कि नहीं होगा। तो एक बात बताइए कि यहाँ पे सी का मान दिया है हमें, पी पी प्लस सी का मान रख दिया, बी क्यू प्लस सी का मान 4 रख दिया। एक बात बोला है कि नाव पी की धारा के प्रतिकूल गति जो है 14 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक बात बताइए कि अनुकूल ये है तो प्रतिकूल कितना होगा, पी के लिए प्रतिकूल कितना होगा, प्रतिकूल अप स्ट्रीम कितनी होगी स्पीड, यही तो होगा, बोट की चाल माइनस करंट, यही तो होता है। जो कि दिया कितना है, वो 14 किलोमीटर के बराबर दिया है। तो एक बात बताइए, बोट की चाल हमें यहाँ से मिल गई, कितना आ गया 18 किलोमीटर प्रति घंटा मिली। ठीक, मिल गई इतना। तो यहाँ पे बताइए कि जब हमें बोट की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटे यहाँ से हमें मिल गई, तो यहाँ पे बोट की चाल प्लस करंट की चाल कितनी हो जाएगी, 18 4 22 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारी क्या आ गई, वी डाउन स्ट्रीम मिल गई हमें, किलोमीटर प्रति घंटा मिल गई, इतना मिला। ठीक, यहाँ पे अब आ जाते हैं कि नाव क्यू से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। कौन अधिक है भाई, पी की गति। नाव पी की धारा के अनुकूल गति जो है नाव क्यू से 4 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है। तो ये 4 किलोमीटर पी अधिक है, तो ये कितनी होगी, ये कितनी होगी इसकी अनुकूल गति, जाहिर सी बात है कि 18 होगा, तभी तो ये 4 अधिक है। तो बी क्यू प्लस 4, ये तो हमारा अनुकूल गति हो गई फॉर्मूले के हिसाब से। और बोल रहा है ना अगर ये 22 है तो जाहिर सी बात है 18 रही होगी, तो ये भी हमारा क्या अनुकूल गति, ये भी, तो दोनों का क्या है बराबर होगा। ये फॉर्मूले के हिसाब से हो गया, ये जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से दे दिया। तो अब सॉल्व कर लेते हैं, तो बी क्यू का मान कितना होगा, तो यहां से कितना आ जाएगा हमारा, ये कितना आ जाएगा 14 किलोमीटर प्रति घंटा, बोट क्यू की स्पीड। तो कह रहा है नाव क्यू ने 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल
अब क्यू का धारा के प्रतिकूल स्पीड कितनी होगी, वी क्यू अप स्ट्रीम स्पीड कितनी होगी, आप बता सकते नहीं, बोट क्यू की माइनस करंट की चाल, यही तो होगी, बोट की चाल माइनस करंट की चाल। क्यू की बात हो रही है तो बोट क्यू की स्पीड हमें मिल गई कितनी, 14, और ये -4। ठीक है, तो हमारा कितना होगा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो बोल रहा है 10 घंटे में कितनी डिस्टेंस चलेगी, तो डी क्यू 10 घंटे में कितनी चलेगी भाई, 10 की स्पीड से जा रही है, 10 घंटे में तो कितना, 100 किलोमीटर जाएगी, कितनी जाएगी, 100 किलोमीटर। तो कौन सा सही है हमारा, ये ई वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था, तो आपको बस अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो इसके मैं 2 मेथड बताऊंगा आपको। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, अब मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है जसप्रीत बुमराह जिनका गेंदबाजी जो है सर 15.8 रन प्रति विकेट था। ठीक है, तो अगले मैच में 5 विकेट लेकर 27 रन देते हैं और अपना गेंदबाजी औसत जो है 0.8 से सुधारते हैं। तो पिछले मैच में पहले उन्होंने कुल कितने रन बनाए थे, 5 विकेट जो लिया है उससे पहले उन्होंने कितने रन बनाए थे ये पूछ रहा है। तो हमें नहीं पता ना कि भाई किस उनका क्या है कि विकेट कितने लिए थे, पहले विकेट कितने लिए थे, एवरेज पता है। तो एक बात बताइए कि हमने मान लिया कि वो उन्होंने कितना विकेट लिया था, पहले माना उन्होंने विकेट कितना लिया था, एक्स विकेट लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना। तो ये हमने मान लिया, बेसिक्स में पहले बता रहा हूँ, फिर उसके बाद आएंगे शॉर्ट पे। ठीक है, तो एक बात बताइए कि हमने मान लिया कि ये कितना विकेट लिए हैं, एक्स। तो कह रहा है ना कि जिनका गेंदबाजी औसत 15.8 रन प्रति विकेट था। तो एक बात बताइए कि एवरेज दिया है, एवरेज विकेट का, रन का, किससे कह रहा है, विकेट से। तो एक बात बताइए कि टोटल रन कितना है, टोटल रन यही तो है, और विकेट की संख्या है, सॉरी विकेट। ठीक है, यही तो बोल रहा है ना कि जिसका गेंदबाजी जो है औसत, गेंदबाजी औसत जो है 15.8 रन प्रति विकेट है। तो एवरेज किसका है, रन का है, 15.8 रन प्रति विकेट है ना। तो ये टोटल रन विकेट से भाग दे दिया, तो यही क्या आएगा हमारा, औसत रन आएगा ना प्रति विकेट। तो एक बात बताइए कि हमने मान लिया कि एक्स विकेट लिया, तो एक्स विकेट एवरेज रन दिया है कितना, 15.8, तो टोटल रन हमें पता चल जाएगा। बताइए कि टोटल रन उन्होंने कितना बनाया, टोटल रन पता चल गया हमें। तो एक बात बताइए कितना रन बनाया, 15.8 इंटू एक्स। बाद में कह रहा है एक मैच और खेल लिया उन्होंने, अगले मैच में 5 विकेट लेकर 27 रन बन देते हैं। तो अगले मैच में उन्होंने कितना रन दिया, तो जो भी मैच खेला हमारा, अगले मैच में कितना, अगले मैच में कितना हो गया भाई, 15.8 एक्स प्लस कितना हो गया, 27 रन दे दिया, ये हमारा हो गया। कह रहे हैं कि अपना गेंदबाजी औसत जो है 0.8 सुधारते हैं। तो एक बात बताइए कि 5 विकेट लेकर, तो अब देख लेते हैं कि जब 5 विकेट लिया तो उनका एवरेज कितना हो गया, 0.8 सुधर गया। तो अगले मैच में टोटल रन कितना हो गया, यहां से प्राप्त कर सकते हैं। अगले मैच में
ये तो हमने क्या किया, पिछला जो हमारा था उसमें हमने 27 जोड़ दिया, तो ये अगले मैच का टोटल हो गया। तो अगले मैच का टोटल रन यहाँ पे भी तो हम कर सकते हैं कि यहाँ पे उन्होंने बोला ना कि एवरेज बराबर एवरेज 0.8 सुधारा है, तो एवरेज कितना हो गया यहाँ पे हमारा 0.8 सुधारा, तो मतलब 15 हो गया। टोटल रन हमें चाहिए अगले मैच का, टोटल रन। विकेट कितना इन्होंने लिया, पहले हमने माना था x लिया, तो अब कितना ले लिया उन्होंने x प्लस n। तो आप बताइए कि अब यहाँ पे टोटल रन कितना आएगा हमारा, ये भी अगले मैच से यहाँ से एवरेज से, तो यहाँ पे अब टोटल रन कितना आएगा 15x प्लस 5 होगा कि नहीं होगा, ये भी देख लो। अगले मैच का टोटल रन है, ये कहाँ से निकला, मैंने 27 जोड़ दिया, और ये कहाँ से निकला कि जो एवरेज दिया है उससे निकला है, तो दोनों उसी मैच का, अगले ही मैच का, मतलब टोटल रन है इनका। जो मैच खेला इन्होंने, जितना भी मैच खेला, टोटल रन यहाँ भी है, टोटल यहाँ भी है। तो अब क्या है, बराबर कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन नंबर 2, तो हम क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं। तो ये बात बताइए 15.8x प्लस 27 बराबर कितना 15x प्लस 5। तो अब सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे 0.8 सुधारने का मतलब है कि बढ़ना नहीं है भाई, सुधारने का मतलब भाई कम रन दिया होगा। सुधारना जैसे अब ज़्यादा रन देंगे तो उसको क्या कहेंगे, सुधारना कहेंगे। कम रन दिया होगा एवरेज में, तभी ना सुधारना कहेंगे। तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा 0.8x आ जाएगा, ये 15x इधर जाएगा तो कितना 15 पचे 75 में से 27 गया तो कितना आएगा 48 आएगा। तो ये कितना होगा 60 आएगा x का मान। ठीक, तो एक बात बताइए कि वो बोल रहे हैं पिछले मैच से पहले उन्होंने कुल कितने रन बनाए थे। जब अगले मैच में 5 विकेट लिया, उससे पहले कितना रन बनाया था, यही इतना रन तो बनाए थे। अगले मैच में 27 रन बनाए हैं ना, तो उसके पहले कितना रन बनाए थे, इतना ही तो बनाए थे। तो 15.8 गुणित 60 कर देंगे तो कितना आएगा 948 आएगा। तो कितना रन बनाया था उन्होंने पहले 948 रन। ठीक, तो समझ में आ गया, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, सिंपल ही था, बस आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है बस। ठीक, तो दूसरा मेथड मैं बताता हूँ, रेशियो। ठीक है, तो रेशियो मेथड ये है कि यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनका एवरेज पहले कितना था, पहले जितना भी मैच खेला हमें नहीं पता, लेकिन एवरेज दिया इसने कितना था 15.8। आप एक बात बताइए कि अगला मैच जो है, नेक्स्ट मैच जो है हमारा, वो कितना है, उन्होंने 5 विकेट लिए 27 रन देके, तो उनका एवरेज क्या रहा होगा नेक्स्ट मैच में, क्योंकि यहाँ पे रन 15.8 रन प्रति विकेट है, तो यहाँ पे कितना 27 रन दिया 5 विकेट लिया, तो एवरेज क्या रहा होगा 27/5 करेंगे तो कितना आएगा 5 25 5 चौका 20 5.4 रहा होगा नेक्स्ट मैच के लिए। ठीक है, तो ऑल ओवर क्या हो गया, यहाँ पे बीच में क्या लेते हैं ऑल ओवर एवरेज। तो ऑल ओवर एवरेज में क्या कह रहा है 0.8 की सुधार हो रही है, मतलब पहले 15.8 था, अब वो घट करके कितना हो गया, वो 15 हो गया। सुधार हुआ मतलब 0.8 कम हो गया। ठीक, तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना आएगा हमारा 15.8 में से 15 गया तो कितना 0.8, और फिर 15 में से 5.4 गया तो कितना आएगा 9.6। तो ये कितना आएगा 8 1 8 8 दूनी 16, तो 12 सही 12:1 आ गया। तो ये आया क्या हमारा, ये किसका रेशियो आया, विकेट का रेशियो आया। विकेट का रेशियो क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए हमने एवरेज लिया है, तो उसमें क्या कहा है रन प्रति विकेट, यही तो बोला है। अगर हमने रन वाला ऊपर ले लिया तो विकेट वाला जाहिर सी बात है नीचे आएगा, तो विकेट वाला नीचे आ गया। तो यहाँ पे देखा जाए तो 5.4 जो एवरेज था, यहाँ पे कितना विकेट लिया था इन्होंने 5 ही तो विकेट लिया था। कितना अगले ओवर में, एक ओवर में जो चला उसमें 5 विकेट लिया था, तो 1 यूनिट का मान 5 विकेट, तो 12 यूनिट का मान कितना 60 विकेट हुआ। ठीक, तो अब हम बता नहीं सकते हैं, गेंदबाजी औसत 15.8 रन प्रति विकेट था, तो टोटल रन कितना होगा, फॉर्मूले से कर लीजिए। अगर एक विकेट पे 15.8 रन में, तो 60 विकेट पे कितना मिला होगा, जाहिर सी बात है कि 60 से गुणा कर दिया, तो ये कितना आएगा हमारा 948 आएगा।
तो कौन सा सही है? डी वाला। क्वेश्चन समझ में आया? बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है? तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है? कह रहा है एक वर्ग का परिमाप एक समबाहु समभुज, ठीक है, त्रिभुज के परिमाप से 60% अधिक है। यदि समभुज त्रिभुज का, समबाहु त्रिभुज होना चाहिए, का क्षेत्रफल 25√3 है सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है? ये ठीक है, इक्वेटोरियल ट्रायंगल बोल रहा है, समबाहु त्रिभुज होना चाहिए, ठीक है? हिंदी में कुछ गड़बड़ी हो गई तो सब इंग्लिश में पढ़ लिया करिए। तो ये कह रहा है इतना है, तो पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल। एक बात बताइए कि त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है ना उसने, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है ये तो पता है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? √3/4 भुजा का स्क्वायर, यही तो होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है कितना? 25√3 दिया है इतना। तो अब यहाँ से सॉल्व करके क्या करते हैं, √3 से √3 कैंसिल करते हैं, तो भुजा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 100। तो भुजा बराबर कितना जाएगी हमारी? भुजा कितनी आ जाएगी हमारी? 10 आएगी, ठीक है? इतना समझ में आ गया। अब आगे कह रहा है एक वर्ग का परिमाप एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप से 60% अधिक है। तो एक बात बताइए कि त्रिभुज का परिमाप नहीं निकाल सकते? परिमाप, तो परिमाप मतलब क्या? तीनों भुजाओं का योग। तो एक भुजा अगर 10 है तो तीन भुजाओं का योग मतलब 3 × 10 बराबर 30। इतना आ गया सेंटीमीटर, किसमें है? सेंटीमीटर में, तो इतना सेंटीमीटर आ गया। अब कह रहा है यहाँ पे कि एक वर्ग का परिमाप एक भुजा समबाहु त्रिभुज के परिमाप से 60% अधिक है। तो एक बात बताइए कि वर्ग का परिमाप कितना होगा? वर्ग के परिमाप का फॉर्मूला क्या आता है? 4a होता है। और ये क्या बोल रहा है, किसके 60% अधिक है? त्रिभुज के परिमाप का। त्रिभुज का परिमाप 30 है, इसका 60% अधिक मतलब क्या? 60% का मान आपको पता है कितना होता है? 3/5 मतलब कितना? 8/5, यही तो होगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 8/5। अगर नहीं समझ में आया तो मान लीजिए कितना होगा, 160% हो जाएगा। भाई 60% अधिक मतलब क्या? 100 पहले था, 60 और जुड़ गया तो 160। 160 को जब हम 100% से हटाएंगे तो क्या करेंगे? यही तो करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। तो ये कितना आएगा? 8/5 ही तो आएगा। तो ये कितना? 5×6 = 30, 8×6 = 48। कितना आ गया? 48 सेंटीमीटर। तो वर्ग का फॉर्मूला मान हमारा कितना आ गया? 48 सेंटीमीटर। फॉर्मूला क्या होता है? 4a। तो 4a बराबर 48, तो a बराबर कितना? 12। a बराबर कितना आ गया हमारा? 12 सेंटीमीटर। तो अब फिर वर्ग का क्षेत्रफल नहीं बता सकते? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर। तो a का मान 12, तो 12 का स्क्वायर कितना? 1.44 हुआ। कौन सा सही है? सी वाला। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल था, काफ़ी लोगों ने कर भी लिया है। तो चलिए मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन ये है, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है?
चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि झूलन ने जो है 20% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज योजना 1.6 रुपए का निवेश किया और उसने 18% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज योजना में जो है x + 2400 रुपये का भी निवेश किया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज योजना से उसे जो है प्राप्त ब्याज साधारण ब्याज योजना से प्राप्त ब्याज से 1200 रुपये अधिक है तो x का मान बताना है। तो जाहिर सी बात है, बहुत हार्ड नहीं है, मैं अक्सर बताया हूँ आपको ये क्वेश्चन। तो 20, जब मैंने कहा है कि अगर आपको टाइम दिया रहे और क्या दिया रहे, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहे, तो आप क्या निकाल सकते हो, P/A का रेशियो निकाल सकते हो और वहां से आप क्या निकाल सकते हो, हमें इंटरेस्ट कितना मिलेगा वो निकाल सकते हो। तो यस, पहले बात हो रही है किसकी, CI की, तो CI की देख लेते हैं। टाइम 2 वर्ष है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो P और A का रेशियो कितना आ जाएगा यहाँ, तो 20% का मान कितना होता है, 1/5। अगर हमारा प्रिंसिपल 5 था तो 20% लिख देता हूँ, 1/5। अगर हमारा प्रिंसिपल 5 था तो इसका 20% कितना, एक का ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगी, 6। तो 1 साल में 5 से 6 होगा, अगले साल में भी 5 से 6 होगा। अगर किसी को डाउट हो रहा है तो आप फॉर्मूले में रखना, देखना यही आएगा। ठीक है, फॉर्मूले में रखना और उसके बाद सॉल्व करके आना, देखना ब्याज हमारा वही आता है कि नहीं आता, इंटरेस्ट, सॉरी। ठीक है, तो कितना यहाँ हमारा कितना हो जाएगा, 25, यहाँ कितना हो जाएगा, 36। तो हमें कितना ब्याज मिल रहा है भाई, प्रिंसिपल हमारा इतना था, अमाउंट इतना, तो जाहिर सी बात है कि 11 यूनिट का हमें ब्याज मिल रहा है। कितना, जब हमारा प्रिंसिपल जो है 25 यूनिट था तो 11 यूनिट का ब्याज मिला। अगर हमारा प्रिंसिपल कितना होता है, 1.6x है, तो 1.6x है तो कितना मिल जाएगा, इतना मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, CI हो गया 2 साल का। अब बात कर रहा है SI की, तो SI हमारा क्या होगा, SI में तो कुछ कहानी गढ़नी नहीं है। 1 साल में अगर 18% मिल रहा है तो 2 साल में कितना, 36% मिलेगा। 36% परसेंटेज को हटाया तो 100 से भाग दिया, और कितने पे, x प्लस प्रिंसिपल हमारा कितना है, 2400, इतना हो गया। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो 4 9 36, 25 चौका 100, तो ये कितना आ गया हमारा, 9/25 x प्लस 2400, इतना आ गया। अब कह रहा है जो CI है हमारा वो SI से इतना अधिक है, तो CI माइनस SI बराबर कितना, 1200। ठीक है, अब रख लेते हैं मान, तो 11/25 1.6 x माइनस 9/25, ठीक, तो x प्लस कितना 2400, यहाँ कितना 1200। अब सॉल्व कर लेते हैं, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाला क्या होगा, डायरेक्ट अपना हल हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 16 का 11 में गुणा किया कितना, 17.6x, और इसका गुणा करते हैं 9 का अंदर तो कितना 9x, और इसका माइनस भी तो जाएगा, तो 24 में 9 का गुणा किया कितना होएगा, 9 दूनी 18, 9 चौका 36, कितना हो जाएगा ये 21,000, कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18,000 और 9 चौक 36, 3600, 21,600 हो जाएगा। और ये डिनोमिनेटर 25 बटे में है तो ये किधर आ जाएगा, इधर हो जाएगा। 12 में 25 का गुणा किया तो कितना आएगा, 30,000 आएगा। भाई सॉल्व तो कर सकते हो ना। तो ये हमारा हो जाएगा, ये कितना होगा 9 8 17 8.6 x आएगा यहाँ। 21,000 को इधर लेके जाते हैं तो कितना हो जाएगा 51,600, 51,600। ठीक, तो x का मान हमारा कितना आ जाएगा, x का इधर कर देते हैं, तो एक जीरो बढ़ा देते हैं, तो एक जीरो बढ़ाएंगे तो क्या होगा, दशमलव हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 51,000 हो जाएगा 886। तो ये कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 6,000 आया। तो x का मान हमारा कितना आ गया 6,000। तो हमसे पूछा क्या है x का मान, तो x का मान हमारा कितना आ गया 6,000 आया। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं होता है, बहुत सिंपल होता है, बस आपको कैलकुलेशन थोड़ा सा लंबा ये कि जब आप कैलकुलेशन करने लगोगे ना, तो ये जो मैंने ये कहानी लिखी PA का रेशियो पे 25 36, ये आपके माइंड में ही आएगा, 5 से 6 5 से 6 25/36 मतलब 11/25। ये डायरेक्ट इतना लिखोगे, जो ये कहानी मैंने ये लिखी है इतना आप डायरेक्ट लिखोगे, मैं कहता हूँ।
श्योरिटी के साथ कहता हूँ कि आप लिखोगे, ठीक है। ऐसे सॉल्व करने में भी क्या सारी चीज़ें आप लिख के सॉल्व करोगे, ये माइंड में नहीं सॉल्व कर सकते कि 176 आएगा, 9 गया तो 8.6 आएगा और इधर गुणा किया, तो ये माइंड में करने लगोगे, ऐसा नहीं है सारी कहानियाँ लिखनी है। तो कन्फ्यूज घबराना नहीं है, बस प्रैक्टिस करती है रहना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। चलिए तो मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। आपका टाइम समाप्त हुआ। जिसने भी कर लिया अच्छी बात है, जिसने नहीं किया है प्रयास तो किया, और नहीं किया तो पढ़ तो लिया क्वेश्चन को ना। तो मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है अनिरुद्ध ने अपने घर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से स्कूल जाता है और 13 मिनट देरी से पहुंचता है, स्कूल पहुंचता है। यदि अगले दिन वह अपनी गति में 9 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर देता है तो वह 11 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता है, ठीक है। घर और स्कूल के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका एक मेथड है कि आप बेसिक से करो, बेसिक से ये करो कि भाई डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो जाहिर सी बात है कि एक दिन टाइम 13 मिनट क्या लग रहा है, कम ज़्यादा लग रहा है, 1 मिनट 11 मिनट कम लग रहा है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो डिस्टेंस बराबर करके, ठीक है। तो मैं आज रेशियो मेथड बताता हूँ, शॉर्ट मेथड। तो क्या है कि 2 दिन की कहानी, पहले दिन और फिर अगले नेक्स्ट दिन। कह रहा है ना इनकी स्पीड दे रखी है, क्या दे रखा है, स्पीड। कह रहा है पहले दिन वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है, अगले दिन किस पे 9 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि कर देता है, मतलब अब कितने की स्पीड से जा रहा होगा, 15 9 कितना 24 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा होगा, ये स्पीड है उसकी, ठीक। तो एक बात बताइए कि v बराबर कितना होता है, d/t होता है। अगर डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस कहाँ से सेम है कि भाई घर से स्कूल क्या दूरी है, हर रोज चेंज हो रही है, नहीं चेंज हो रही है ना, बात तो वही है। तो ये अगर कांस्टेंट है तो v बराबर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t हो जाएगा, ठीक। तो हम यहाँ पे रेशियो निकाल लेते हैं। अगर देखें तो 3 पचे 15, 3 अट्ठे 24, यही तो होगा। तो यहाँ पे स्पीड की रेशियो कितनी है, 5 और 8, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा होगा, 8 एंड 5 का होगा इतना, ठीक। तो हमारा जो टाइम दिया है, टाइम हमें कुछ दिया है उसने, क्या दिया है, बोला है ना कि जब वो 15 की स्पीड से जाता था पहले दिन तो 13 मिनट देरी से पहुंचता था। अगर हमने मान लिया कि एग्जैक्ट टाइम हमारा कितना है, एग्जैक्ट टाइम हमारा टी मान लिया, तो एक बात बताओ कि पहले दिन वो 13 मिनट देरी से जा रहा था, तो जो हमारा टाइम था उसमें क्या हो रहा है, 13 मिनट ज़्यादा लग रहा है, क्या हो रहा है, 13 मिनट ज़्यादा लग रहा है ना एग्जैक्ट टाइम से। और जब ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया तो अब क्या हो रहा है, 11 मिनट देरी से पहले पहुंच जा रहा है, मतलब जो भी टाइम था उसमें क्या हो रहा है, 11 मिनट समय कम लग रहा है, ठीक है। इतना समझ में आया। तो एक बात बताइए, ये भी टाइम का है मान, ये भी टाइम का मान है, तो आप चाहो तो रेशियो वाला सिस्टम कर दो कि 8/5, ठीक है, t+13 और t-11, यहाँ से भी आप सॉल्व करके कर सकते हो। या एक तरीका ये है कि यहाँ से यहाँ देखो कि कितने यूनिट कम है, 3 यूनिट कम है, ये रेशियो में है, तो यहाँ पे एग्जैक्ट मान है, तो यहाँ पे देखा जाए तो कितना मान कम है, यहाँ पे कितने का अंतर है। अब भाई घट अंतर मतलब क्या, 8 में से 5 घटाए और 13 प्लस t+13 में से इतना घटाओगे तो ये क्या होगा, 13, ये माइनस माइनस प्लस टी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस टी 11 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 24 मिनट हो गया। सॉल्व करने का तरीका, तो 1 यूनिट का मान कितना आ गया, और 3 यूनिट का मान 24 है, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 8 मिनट हुआ, कितना हुआ, 8 मिनट हुआ। तो एक बात बताइए, यहाँ 5 यूनिट है तो कितना होगा, 8 पंचे 40 मिनट, और यहाँ कितना होगा हमारा, 8 ठाई 64 मिनट लग रहा है पहले।
तो हमसे पूछ रहा है घर और स्कूल के बीच की दूरी। तो घर और स्कूल के बीच की दूरी अब हम नहीं बता सकते हैं, यहाँ पे स्पीड भी हमें पता है, टाइम भी पता है, तो कोई भी ले लीजिए, चाहे पहले वाला चाहे बाद वाला, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस तो हमारी सेम थी। तो अगर हम पहले वाला ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, चलिए नेक्स्ट डे वाला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो स्पीड हमारी कितनी थी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा थी, क्योंकि क्या होता है, डी बराबर क्या होता है, वी इंटू टी होता है, यही तो होता है। तो अब टाइम कितना लग रहा है, 40 मिनट लग रहा है। यहाँ पे भाई किलोमीटर प्रति घंटा है, तो घंटा में टाइम भी तो होना चाहिए, मिनट थोड़ा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे 60 से भाग दे दिया तो ये भी घंटे में होगा। तो ये कितना हो गया, 2/3, यहाँ पे 3×8 = 24, तो ये कितना आ गया, 16 किलोमीटर आया। डिस्टेंस हमारी क्या है, 16 किलोमीटर। यहाँ से भी करोगे तब भी 16 किलोमीटर आएगा, ना हो तो करके देख लेना। तो कौन सा सही है, इसमें तो कोई मैच नहीं कर रहा, तो नन ऑफ दीज होगा हमारा। ठीक है, समझ में आ गया। तो क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं था, पहले आप बेसिक से करना। यहाँ पे डिस्टेंस बराबर है, तो डिस्टेंस का मान निकाल करके कर सकते हो वहाँ से, फिर ये भी रेशियो मेथड। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ, मेरी बारी है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है आलोक की कार्यक्षमता अनूप की कार्यक्षमता की जो है 2.5 गुना है, ठीक है, और वह किसी कार्य को पूरा करने में अनूप से 105 मिनट कम लेता है। यदि दोनों व्यक्ति एक साथ कार्य करें तो वही कार्य कितने समय में पूरा होगा, ये पूछ रहा है हमसे। तो एक बात बताइए, आलोक को ए और अनूप को हमने क्या मान लिया, बी मान लिया। तो यहाँ पे उसकी इफिशियंसी का रेशियो दिया है। कार्य क्षमता मतलब क्या होती है, इफिशियंसी की तो बात कर रहा है। तो एक बात बताइए, कह रहा है ना अनूप की कार्य क्षमता की 2.5 गुना है आलोक की कार्य क्षमता। अगर आलोक को मैं एक मान लूँ, सॉरी आलोक को एक मान लूँ, आलोक अनूप है ना, तो ए बी क्यों होगा, ठीक है। आलोक और अनूप की बात हो रही है, ठीक है। तो कह रहा है ना आलोक की कार्य क्षमता अनूप की कार्य क्षमता की कितनी है, 2.5 है। तो अगर अनूप को मैं एक मान लूँ तो इसका 2.5 गुना कितना होगा, 2.5 ही होगा, जाहिर सी बात है, यही होगा ना भाई। अगर एक का 2.5 गुना करोगे तो कितना होगा, वही तो होगा, 2.5 गुना ही। आप चाहो तो इसको सिंपल थोड़ा सा बना लो, यहाँ पे अगर दशमलव हटाएंगे तो यहाँ क्या करेंगे, दशमलव हटा दिया हमने, तो यहाँ क्या करें, 10 से गुणा हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 25। तो यहाँ पे कितना आ गया हमारा, 5:2 आया एफिशिएंसी का, आ गया। तो एक बात बताइए कि वर्क बराबर क्या होता है, ये तो पता है, इफिशियंसी इनटू टाइम। तो बात तो दोनों हो रही है ना, कि वह किसी कार्य को पूरा करने में इतना टाइम अधिक लेते हैं, मतलब कहने का अर्थ काम एक ही है दोनों के पास, एक ही काम वो इतनी इफिशियंसी से कर रहा है, वो इस इफिशियंसी कर रहा है। अगर इनका वर्क जो है सेम है तो टाइम क्या होगा हमारा, 1 अपॉन कितना है, इफिशियंसी के कितना होगा, वर्क जो होगा हमारा 1/एफिशिएंसी के, टाइम बताइए कितना होगा। अगर इफिशियंसी हमारी 5/2 की है तो टाइम क्या होगा, जाहिर सी बात है उल्टा होगा, 2 और 5 का होगा, 2 और 5 का। तो यहाँ पे अब आ जाते हैं कि वो बोल रहा है किसी कार्य को पूरा करने में अनूप से 105 मिनट कम लेता है, किससे, अनूप से 105 मिनट कम लेता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कितना कम ले रहा है, ये 3 यूनिट कम ले रहा है, लेकिन वह क्वेश्चन में कह रहा है कितना, 105 यूनिट कम ले रहा है। देखा जाए यहाँ 5 यूनिट, यहाँ 2 यूनिट, मतलब 3 यूनिट कम ले रहा है आलोक, और कह रहा नहीं 105 मिनट कम ले रहा है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया, 35 दूना 70, 3 105 हुआ, 35 मिनट हुआ। तो अब हम बता नहीं सकते यहाँ अनूप कितना टाइम ले रहा था, तो 35 पंचे कितना,
175 मिनट ये ले रहा था, और ये कितना ले रहा था, 35 दूना 70 मिनट ले रहा था। आलोक, मिल गया टाइम। ठीक, अगर हमें अब टोटल वर्क चाहिए तो टोटल वर्क के लिए हम क्या करेंगे भाई, हमें यहाँ पे टाइम भी पता हो गई, इनकी इफिशियंसी है पता, 5 और 2 के रेशियो में, इफिशियंसी का रेशियो 5 और 2 के में है। तो आप चाहो तो अगर अगर आपको एग्जैक्ट मान लिखना है तो आप ये लिख सकते हो कि 5x और 2x लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। आप मान लो कि इनकी इफिशियंसी 5 है, इसकी 2 है, तो आप बताओ टोटल वर्क निकालना चाहोगे तो क्या करोगे, इसकी इफिशियंसी इसका टाइम, या फिर इसकी इफिशियंसी इसका टाइम। तो हम क्या ले लेते हैं, आलोक का। भाई दोनों काम सेम तो कर रहे हैं ना, क्योंकि वर्क बराबर क्या होता है, इफिशियंसी इनटू टाइम, जिसका टाइम लेंगे उसी की इफिशियंसी लेंगे। काम सेम है तो क्या होगा, यही तो होगा। यहाँ पे मान लीजिए 5x कर दिया, तो टाइम कितना ले रहा था, अगर ये 5x लिया तो ये 70 मिनट ले रहा था टाइम। अब कह रहा है कि यदि दोनों मिलकर काम करें तो टोटल वर्क हमें मिल गया। अगर टाइम पूछ रहा है किसका, अनुप प्लस आलोक, दोनों का, तो आप बताओ टोटल वर्क कितना काम करना है, 7 × 5 = 35, 350 x करना है। ठीक है, कितना करना है, 350 x करना है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, अब इनकी इफिशियंसी से भाग देंगे तो इनकी इफिशियंसी कितनी है, 5x और 2x, 7x है। भाई टोटल वर्क तो हमें पता है, अब टाइम चाहिए तो दोनों की इफिशियंसी करते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा, x x कैंसिल, 7 × 5 = 35, मतलब 50 मिनट। तो कितनी देर में करेंगे ये, 50 मिनट में। ठीक है, अगर x नहीं मानते तब भी हो जाता है, यहाँ पे आपने देखा ना कि अगर x नहीं मानते तब भी, क्योंकि कैंसिल होना था, जाहिर सी बात है। तो समझ में आ गया होगा कि मैं बताना क्या चाह रहा था आपको। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, सॉल्व करने की कोशिश की होगी, तो मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कुर्सी और मेज के क्रय मूल्य का अनुपात 29 और 32 का है। यदि दुकानदार ने मेज को 15% लाभ पर और कुर्सी को 20% लाभ पर बेचा, तथा उसने कुर्सी और मेज के अंकित मूल्य पर क्रमशः 40% और 20% की छूट दी, तो कुर्सी और मेज दोनों के अंकित मूल्य का योग क्या होगा, अंकित मूल्य के योग क्या होगा। आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा, काफी लोगों ने तो सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया होगा। तो सॉल्व इसमें नहीं करना था, डायरेक्ट आंसर देना था। आंसर ये देना था कि आपने जब क्वेश्चन पढ़ा तो उसमें कहीं भी एग्जैक्ट वैल्यू दे रखी है, आपने बताइए कहीं भी एग्जैक्ट वैल्यू कहीं दे रखी है, नहीं ना। और आपसे पूछ क्या रहा है, वो एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है। जब एग्जैक्ट वैल्यू कहीं दिया ही नहीं तो हम रिलेट किससे करेंगे भाई, जब रिलेट नहीं कर पाएंगे तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू कहाँ से मिलेगी, अपने से तो रख नहीं सकते ना कहीं तो एग्जैक्ट वैल्यू देनी चाहिए थी, किसी ना किसी का तो एग्जैक्ट वैल्यू देनी चाहिए थी, तभी तो हम उसको एग्जैक्ट मान निकाल पाते हैं। यहाँ पे सारा कहानी तो रेशियो का है, परसेंटेज का है, तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिली कहाँ से, जब मिली नहीं तो हम आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए क्या है, कांट बी डिटरमाइन, क्योंकि हमसे पूछा भी है ना एग्जैक्ट वैल्यू, कुर्सी और मेज दोनों के अंकित मूल्य का योग पूछा है, एग्जैक्ट वैल्यू पूछ रहा है। जब एग्जैक्ट वैल्यू आपने दिया नहीं तो हम बताएंगे कहाँ से आपको, तो इसलिए यह क्या है, कांट बी डिटरमाइंड। तो इसका आंसर क्या था, पढ़ते ही आपको कांट बी डिटरमाइन करना था। ऐसा नहीं कि पढ़ते ही आपको पता है कि हाँ ऐसे सॉल्व करना है और लग जाओ। मैंने क्या कहा, इसीलिए कहता हूँ कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। जब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हो तो काफ़ी चीज़ें ऐसी मिलती हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन रखा है ऐसा कि आप धड़ल्ले से जो पढ़ते चले जाते हो, सॉल्व करने चले जाते हो, तो वो नहीं करना है। आपको पढ़ना है, उसके बाद देखना है कि आंसर भी वही इसी फॉर्म में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर रेशियो उसको पूछा होता हमसे तो फिर रेशियो निकाल सकते थे भाई, तब तो गलत नहीं था कहीं। लेकिन एग्जैक्ट मान पूछा ना, तो एग्जैक्ट मान तो दिया नहीं तो हम बताएंगे कहाँ से आपको। तो समझ में आ गया होगा। तो इसका क्या आंसर होगा, कांट बी डिटरमाइन, हम ज्ञात ही नहीं कर सकते तो हम बताएंगे कहाँ से। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आज का। तो आज के लिए बस इतना ही।
ठीक है, अगर ये मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक करके जाएं, और अभी तक आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया है तो उनको भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इंप्रूव करते रहें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे एक नए क्वेश्चन और एक नए यूज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।